नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा ये स्पेशल शो जो हम अपने व्यूअर्स की हेल्प के लिए लेकर आते हैं। अगर आपके पास फाइनेंसेस रिलेटेड कोई क्वेरीज हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, कैसे शुरुआत करें, शुरुआत जो की है वो बेहतर है या फिर नहीं, किसी भी किस्म का सवाल अगर आपके पास है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर, तो आप योर मनी में आकर अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तरीका बेहद सिंपल है। आप हमें ईमेल, व्हाट्सएप या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। yourmoney@nw18.com हमारी ईमेल आईडी है। फेसबुक, ट्विटर पर जाइए, ये शो लाइव भी देख सकते हैं। साथ ही #AskAwazYourMoney लिखकर अपना सवाल हमें लिख भेजिए। हमारे साथ हैं मनी फ्रंट के को फाउंडर और CEO मोहित गांग, आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। मोहित, गुड इवनिंग, वेलकम। और क्वेरीज लेंगे उससे पहले बात करेंगे बिजनेस साइकिल फंड के बारे में। ये जो कैटेगरी ऑफ फंड है ये कौन सी है, कहाँ इन्वेस्ट होता है और किस कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स को ये सूट करता है, तमाम बारीकियां समझते हैं बिजनेस साइकिल फंड के बारे में। तो बताइए पहले तो बेसिक्स, मोहित, बिजनेस साइकिल फंड होता क्या है? जी दीपाली, थैंक यू वेरी मच। देखिए, बिजनेस साइकिल फंड जो है, और जैसा कि नाम दर्शाता है, ये बिजनेस की अलग अलग साइकिल्स को कैप्चर करने का एक तरीका है, ये एक जरिया है। यहाँ पर अगर हम इसे ब्रॉडली समझना चाहें तो जो इकोनॉमिक साइकिल्स होती हैं दीपाली, वो बहुत लंबी होती हैं, बहुत ब्रॉड बेस्ड होती हैं। इसमें आप अक्सर देखेंगे कि इकोनॉमीज जो होती हैं, जो आपकी कंट्रीज होती हैं, वो अलग-अलग फेजेस से गुजरती हैं। तो जैसे सबसे पहला फेज हो गया, आप एक बहुत तेज रफ्तार से ग्रो कर रहे हैं। उसके बाद कहीं न कहीं जाकर थोड़ा-सा ठहराव आने लगता है, इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है, ग्रोथ रुकने लगती है, इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाने लगती है और सडनली आप देखते हैं कि थोड़ा-सा स्लो डाउन आ रहा है। और यहाँ पर आप देखते हैं कि स्लो डाउन जल्दी-जल्दी थोड़ा-सा बढ़ता जाता है और एक रिसेशन की तरफ जाता है। फिर यहाँ पर आपकी रेट साइकिल कम होती है और फिर से आप देखेंगे कि इकोनॉमिक रिकवरी साइकिल वापस अपना दौर पकड़ती है। यहाँ पर अगेन एक्सपेंशन होने लगता है, नए प्रोजेक्ट्स आने लगते हैं जब दरें नीचे आ जाती हैं और फिर से इकोनॉमी वापस उसी साइकिल की तरफ जाती है। तो ग्रोथ, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, रिसेशन, ये जो 4 फेजेस होते हैं इकोनॉमी के, ये अक्सर चलते ही रहते हैं और इकोनॉमीज इन फेजेस में से गुजरती रहती है, जैसे-जैसे आपकी मार्केट साइकिल्स भी इन फेजेस से गुजरती रहती है। तो होता ये है कि हर फेज में कुछ अलग सेक्टर्स, कुछ अलग तरीके, कुछ अलग निवेश की शैली जो है वो काम करती है। तो काफ़ी बार आप देखेंगे जब डाउनटर्न आता है तो एफएमसीजी या फार्मा, जिन्हें हम डिफेंसिव्स बोलते हैं, वो ज़्यादा अच्छा करते हैं। आप देखेंगे कि जब इकोनॉमी बहुत तेज़ रफ्तार से चल रही है, बहुत हॉट इकोनॉमी हो रखी है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ चल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग, इस तरह की कंपनियाँ ज़्यादा अच्छा करती हैं। तो एक बिज़नेस साइकिल फंड का काम ये है कि सबसे पहले तो वो ये पता करें कि इकोनॉमी अभी एग्ज़ैक्टली साइकिल में किस फ़ेज़ पर है, कहाँ पर है और किस रफ़्तार से चल रही है। उस फ़ेज़ के हिसाब से वो लोग उन सेक्टर्स में निवेश करते हैं जो कि उस फ़ेज़ की इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा आपको रिटर्न दे पाएँ। तो यहाँ पर बहुत डायनामिक मैनेजमेंट होता है आपके पैसे का। जो फंड मैनेजर है उस पर बहुत ज़्यादा निर्भरता है कि वो कितनी अच्छी तरीके से, कितनी सुलभता से इकोनॉमिक साइकिल्स को पढ़ पाएगा और उनके हिसाब से आपके निवेश को अंजाम दे पाएँगे। तो ये एक अच्छा ज़रिया हो सकती है, बट ये अग्रेसिव स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग है। यहाँ पर रिस्क भी ज़्यादा होता है बिकॉज़ यहाँ पर आप पूरी तरह से फंड मैनेजर के एक्यूमेन पर, उनकी क्या बोलते हैं, उनकी रीडिंग पर, मार्केट की रीडिंग पर निर्भर करते हैं और वो कितना जल्दी इन एंड आउट मूव करते हैं इन साइकिल्स में से, उस पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कि आपका पोर्टफोलियो कैसा बिहेव करेगा। ओके, चलिए, तो ये बिजनेस साइकिल फंड के बारे में तमाम डिटेल्स हुई। एक चीज़ और क्विकली आपसे पूछना चाहेंगे, अगर कोई पोर्टफोलियो क्रिएशन करना हो तो क्या रेलेवेंस है इस कैटेगरी ऑफ फंड की इन पोर्टफोलियो? क्या ये मस्ट है या फिर आपको किसी स्पेसिफिक किस्म का एक्सपोजर चाहिए तो आप इसको पिक कर सकते हैं? जी, तो दीपाली जी, देखिए, इस स्ट्रैटेजी के बेनिफिट्स तो बहुत ज़्यादा हैं। ये आपको सही टाइम पे सही मार्केट साइकिल को कैप्चर करने की क्षमता देती है। आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न्स को एक एक्स्ट्रा किकअप दे सकती है, एक एक्स्ट्रा लेग दे सकती है, अच्छा अल्फा जनरेट कर सकती है। एक तरह से ये हेजिंग प्रक्रिया भी है कि बुरे मार्केट साइकिल्स में आपके पोर्टफोलियो को थोड़ा-सा हेज कर देती है और थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन भी अच्छा मिल जाता है। बट यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा है। अगर फंड मैनेजर ने गलत टाइम पर गलत मार्केट साइकिल को पकड़ लिया, तो यहाँ पर नुकसान होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। तो जो बहुत अग्रेसिव निवेशक है, जो थोड़ा अच्छे जानकार है निवेश के मामले में, जिनको वोलैटिलिटी से इतना घबराना नहीं होता है, जो कि मार्केट की साइकिल्स को अच्छे से पचा सकते हैं और जो कि लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, उनके लिए ये सेक्टर
या उनके लिए ये जो निवेश की प्रक्रिया है, शैली है, वो काम आ सकती है, कारगर सिद्ध हो सकती है। पर यहाँ पर आप ध्यान रखें कि आप इस पे ओवर एक्सपोज़र ना ले लें। आप एट बेस्ट, क्योंकि ये थीमैटिक कैटेगरी है, आप एट बेस्ट अपने पोर्टफोलियो का 10% तक आप इस तरह की थीम्स में जा सकते हैं, उससे ज़्यादा आप निवेश ना करें। और जब तक कि अच्छे सलाहकार या अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर एडवाइज़र आपके साथ में ना हो, इसमें बिल्कुल भी निवेश नहीं करना चाहिए। एक चीज़ मैं और आपके माध्यम से यहाँ कहना चाहूँगा कि जब निवेशक फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप या किसी भी अलग श्रेणी के फंड में निवेश करते हैं, तो उन्हें बाय डिफ़ॉल्ट ये एक मानना होता है कि जो फंड मैनेजर हैं, वो ठीक तरह से सही साइकिल को पकड़ेंगे उन फंड्स में भी। तो वहाँ पर भी आप चाहते यही हैं, वहाँ पर भी फंड मैनेजर का ऑब्जेक्टिव यही है कि वो राइट साइकिल को राइट टाइम पर कैप्चर करे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ बिज़नेस साइकिल फंड के ज़रिए ही आप राइट साइकिल्स को कैप्चर करेंगे। बट हाँ, बिज़नेस साइकिल फंड स्पेसिफिकली इस थीम पर काम करता है, तो थोड़ा हाई रिस्क हाई रिटर्न स्ट्रेटजी है और इसमें ओवर एक्सपोजर बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। ओके, चलिए, तो ये बात हुई बिजनेस साइकिल फंड के बारे में। अब क्विकली क्वेश्चंस को करते हैं शामिल। पहला सवाल लेते हैं, पहले व्यूअर रोहित नोएडा से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। रोहित, गुड इवनिंग, बताइए अपना क्वेश्चन। गुड इवनिंग मैम। मैंने ये जो इन्वेस्टमेंट शुरू किया अभी 6 महीने पहले से, 5 फंड है मेरे पास, 2-2 हजार SIP कर रहा हूँ और 1 लाख रुपए मैंने लमसम डाला हुआ है। टोटल मेरे पास फंड है 6। तो अब जब से है मैम, तब से ये माइनस पे चल रहा है और मार्केट अभी करेक्शन पे है। तो मुझे ये पूछना है आपसे कि इसी में मैं कंटिन्यू करूं या मैं फंड चेंज करूं? आपका होराइजन क्या है, मतलब किस नजरिए के साथ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या आपका गोल है? मैम 10 साल बाद रिटायरमेंट का, अब 40 का हूं मैं। ओके, तो 10 साल का होराइजन है, 80 लाख से 1 करोड़ का इनका टारगेट है और फिलहाल पोर्टफोलियो इनका माइनस में। आपने कब बनाया ये पोर्टफोलियो, कितना समय हो चुका है? 6 मंथ। 6 मंथ्स, ठीक है। जी हाँ। एक्सिस इंडिया मैन्युफैक्चरिंग 2000 HDFC डिफेंस, HDFC लार्ज मिड कैप 2000 ICICI ब्लू चिप, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप 2000 और फ्रैंकलिन इंडिया मल्टी कैप में 1 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट है। पोर्टफोलियो फिलहाल माइनस में है। कितना नीचे है आपका भी पोर्टफोलियो रोहित? आपका पोर्टफोलियो कितना नीचे है रोहित? मैम टोटल मैं बता रहा हूँ आपको, टोटल 8000 है मैम। 8000 माइनस में है? जी हाँ। ओके, ठीक है। तो बताइए क्या सजेशन इनके लिए, इनके पोर्टफोलियो पर और इनके गोल पर, मोहित? जी, तो रोहित जी देखिए, आपने पोर्टफोलियो तो काफ़ी ठीक-ठाक बनाया है। आपने एक अच्छा लार्ज कैप फंड यहाँ पर चुना है, एक अच्छा लार्ज एंड मिड कैप चुना है और एक मल्टी कैप चुना है, जहाँ पर आपको मिड और स्मॉल का एक्सपोज़र भी ठीक-ठाक मिल रहा है। लार्ज कैप हैवी टिल्ट है बिकॉज़ प्योर लार्ज कैप है और बाकी भी फंड जो है वो थोड़े से लार्ज कैप ओरिएंटेड हैं। 2 आपने यहाँ पर सेक्टोरल या थीमैटिक फंड ले रखे हैं, डिफेंस और मैन्युफैक्चरिंग, जो कि ऑब्वियसली हाई बीटा, हाई रिस्क फंड्स हैं और शायद आपने मार्केट साइकिल के पीक में इन सेक्टर्स में निवेश किया है, जहाँ पर ये सेक्टर्स वैसे भी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड थे, राइट? तो यहाँ पर मेरी राय ये रहेगी कि देखिए आपको अभी हुए हैं सिर्फ 6 महीने। 6 महीने में आपका कुछ अगर 10,000 रुपए की एसआईपी के हिसाब से 60,000 का निवेश गया है मार्केट में और आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं 10 साल के हिसाब से, राइट? तो 6 महीने में आप 10 साल को प्लीज़ जज ना करें। आप इस प्रक्रिया को चलने दीजिए, इसे बिल्कुल भी रुकने मत दीजिएगा, क्योंकि अब आप जो निवेश कर रहे हैं वो निचले स्तर पर निवेश कर रहे हैं। यहाँ पर आपकी जो यूनिट कॉस्ट है उसे आप अच्छी तरह से एवरेज कर पा रहे हैं और यही सिप का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि ये जो वोलेटिलिटी आप देखते हैं, तब आप ज़्यादा यूनिट्स एक्यूमुलेट कर रहे हैं और आपकी जो एवरेज प्राइसिंग है पर यूनिट की, वो कम होती जा रही है। तो जब भी मार्केट साइकिल रिकवर करेगा, मुझे नहीं पता कब करेगा, हो सकता है कि 3 महीने, 6 महीने या फिर पूरा साल आपको शायद और पेन देखना पड़े और मार्केट साइकिल साइडवेज ही रहे। बट जब भी ये रिकवरी आएगी, तब आपके पास में एक अच्छा अक्यूमुलेटेड कॉर्पस होगा और उस मार्केट साइकिल में फिर वो कॉर्पस आपके लिए बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करेगा। तो निराश मत होइए, अपनी सिप की प्रक्रिया को मत छोड़िएगा। कोशिश करिए कि सिप की रकम को बढ़ा पाएँ, क्योंकि अगर आपका गोल 80 लाख से 1 करोड़ जुटाने का है 10 साल में, तो आपकी अपनी सिप की रकम को बढ़ाकर करीब 37,000 से 43,000 के आसपास ले जाना पड़ेगा। एक राय और, अगर आप थोड़ी-सी वोलेटिलिटी कम चाहते हैं, नेगेटिव नहीं चाहते हैं, तो सेक्टोरल और थीमैटिक फंड से बचिए। कोशिश करिए कि अपने एलोकेशन को नॉर्मल, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मिड, स्मॉल कैप फंड्स में ही रखिए। बहुत ज़्यादा थीमैटिक लेने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज़ काफ़ी बार इसमें गलत टाइम पे फँसने पर आप ज़्यादा नेगेटिव देख सकते हैं। तो मेरी राय यही रहेगी कि जो 2 थीमैटिक फंड्स हैं आपके पास में,
आप अगर चाहें तो अपना नया सिप आपके बाकी जो 3 फंड है, जो नॉर्मल फंड्स है, उनमें ऐड ऑन करिए और नए स्कीम्स में करिए, पर थीमेटिक को आप कम कर सकते हैं या फिर आप उसकी एसआईपी को रोक सकते हैं आगे जाकर और उसमें जो अक्यूमुलेटेड कॉर्पस है उससे बने रहने दे सकते हैं। ओके तो एक चीज और बताइए फिर मोहित, आपने थीमेटिक और सेक्टोरल की बात की, तो एक्सिस इंडिया मैन्युफैक्चरिंग और एचडीएफसी डिफेंस फंड है इनके पास, जिसमें 4,000 की एसआईपी इन टोटल कर रहे हैं। तो ये 4,000 अपने बाकी तीनों फंड्स में डिप्लॉय करें या फिर नई कैटेगरी ऐड करें? जैसे आपने कहा नई कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं, तो वो अब चौथी कैटेगरी कौन सी हो सकती है? क्योंकि अगर 5 फंड में से 2 निकाल देते हैं, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग, एक्सेस का और एचडीएफसी डिफेंस, तो बचता है एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप, आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप और निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप। चौथी कैटेगरी कौन सी लाइकली ऐड कर सकते हैं? दीपाली जी देखिए, अगर एक ही फंड ऐड करना है तो बेस्ट कैटेगरी रहेगी फ्लेक्सी कैप फंड। यहाँ पर वो एक अच्छा फ्लेक्सी कैप फंड ऐड कर सकते हैं, या फिर वो 2 अलग अलग, एक प्रॉपर मिड कैप फंड और एक प्रॉपर स्मॉल कैप फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। ओके चलिए, तो ये रही आपके पोर्टफोलियो पर सलाह। और आपको जो 80 लाख या 1 करोड़ का टारगेट हासिल करना है, उसके लिए आपको एलोकेशन बढ़ाना पड़ेगा। एकदम नहीं बढ़ा सकते तो स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ाइए, हर साल बढ़ाइए, हर 6 महीने बढ़ाइए, जैसे आपकी पॉकेट अलाउ करे। ये आपके लिए सलाह है। थोड़े चेंजेस आपके पोर्टफोलियो को लेकर सजेस्ट किए गए हैं, अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हैं। बात करते हैं अगले व्यूअर से। उपल देवेंद्र बाबू तेलंगाना से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। उपल जी नमस्कार, बताइए सवाल। हाँ नमस्कार मैडम। मेरे लड़का का पूछिए क्या उम्र सवाल है? 22 साल है मैडम। मेरे लड़का का ओके। उम्र 22 साल है। तो उसका ना अभी वो तो 1 साल से जॉब कर रहा है। उनका 25 लाख का उसका पैकेज है, एनुअल पैकेज। उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। 1 करोड़ का एक तो लिया है और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस टर्म प्लान, और दूसरा का उनका अमाउंट को अच्छा तरीके से इन्वेस्टमेंट करने का है। 10 साल के अंदर उनका 3-4 करोड़ का करने चाहिए, सोच रहा हम लोग। उसका इन्वेस्टमेंट कैसा करने का है? मेरा लड़का का उम्र तो 22 ईयर्स ऐसा है। तो बेटे के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। आपने कहा 10 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट करना है और 10 साल बाद 3 करोड़ का टारगेट है। इसके अलावा लमसम के अलावा कोई एसआईपी भी आप शुरू करने का प्लान कर रहे हैं? हाँ यस मैडम, कितने की एसआईपी करेंगे? कर सकते हैं आप लोग। 30,000 के ऊपर तक कर सकते हैं। ओके। और जो आपने फंड्स हमें भेजे हैं, ये आपके क्या मतलब सिलेक्टेड फंड्स हैं कि इन फंड्स में एसआईपी कर लें क्या? क्वांट फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई ब्लू चिप और क्वांट टैक्स सेवर जो आपने लिखे हैं, वो है अभी ये आपके 2000 का अभी चल रहा है मैडम। अच्छा, इन चारों में आपका चल रहा है 2000 ईच? हाँ अभी चल रहा है और बढ़ाने का है, दूसरा करने का। पर आपने जो यही डिटेल्स करने शेयर का। की थी उपल जी, उसमें आपने 5000 ईच मेंशन किया था, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। हाँ भाई, तो अभी तो मैं बाहर है, अभी थोड़ा अभी बेंगलोर में है, इसके लिए आज थोड़ा ओके 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 ठीक है। इनको क्लैरिटी नहीं है, बट जो इन्होंने डिटेल्स भेजी हैं उसी के साथ स्टिक करते हैं। मोहित 5,000 नीचे डाल रहे हैं इन फंड्स में, प्लस 3 करोड़ का, 3 से 4 करोड़ का इनका टारगेट है फॉर 10 इयर्स, और 10 लाख का ही लमसम इन्वेस्टमेंट करना है। एक चीज इन्होंने ऐड की अपने सवाल में, जिन्होंने मेंशन नहीं किया था जब इन्होंने सवाल भेजा था, वो ये कि 30,000 की और एसआईपी कर सकते हैं। बताइए इनके लिए सजेशंस। जी तो देखिए उपल जी, बहुत अच्छी बात है कि आपके बेटे की नौकरी के साथ ही आप उनके निवेश की बातचीत भी कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी राह आप पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मुझे लगता है कि आप अपने एसआईपी की रकम को थोड़ा-सा अंडर बॉयल कर रहे हैं। हालाँकि मुझे आपके पूरे फाइनेंशियल सिचुएशन का ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, बट अगर आप बोल रहे हैं कि आपके बेटे की नौकरी है और जो कि नई लगी है और 22 से 25 लाख रुपए का पैकेज है, तो मुझे लगता है कि आपको अपनी सिप की रकम को थोड़ा-सा अग्रेसिव रखना चाहिए, और इस उम्र में शायद आपके बेटे की लायबिलिटीज़ भी कम होंगी, तो उन्हें थोड़ा अग्रेसिव तरीके से अपने गोल की तरफ बढ़ना चाहिए। दूसरी बात ये कि आपका जो लक्ष्य है वो है 3 करोड़ रुपए का 10 साल में। तो अगर इतना बड़ा लक्ष्य हासिल करना है उपल जी, तो आपको एसआईपी की रकम तो बड़ी रखनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि 10 साल, जो कि थोड़ा छोटा समय है, आपको शायद अवधि बढ़ानी पड़े, पर अगर 10 साल में ही आपको 3 करोड़ का लक्ष्य हासिल करना है, तो करीब 1,30,000 रुपए की एसआईपी, 1,29,000 रुपए की एसआईपी आपको हर महीने करनी पड़ेगी, राइट? तो यहाँ पर आपको अपने एसआईपी की रकम्स को थोड़ा अच्छा किकअप देना पड़ेगा। अन्यथा आप अपने टेनर को बढ़ा सकते हैं, 10 साल को बढ़ाकर 20 साल कर दीजिए, आप ये लक्ष्य थोड़ा आसानी से जुटा पाएँगे। जहाँ तक बात है आपके स्कीम्स की,
तो स्कीम्स मुझे कुछ खास नहीं लगी, एक्सेप्ट ICICI ब्लू चिप फंड जहां पर आपका एक अच्छा लार्ज कैप स्कीम में एलोकेशन जा रहा है, और क्वांट फ्लेक्सी कैप, ये दो तो ठीक है। मुझे अभी भी नहीं समझ में आता है कि आपको 2 टैक्स सेवर या 2 ELSS स्कीम्स की आवश्यकता क्यों पड़ गई। मेरे लिहाज से और सभी निवेशकों को मेरी राय रहेगी कि कभी भी अपने पोर्टफोलियो में 3, 4, 5, 2 टैक्स सेवर ना भरिए। जहां तक हो सके एक ही टैक्स सेवर में अपना अक्यूमुलेशन करते रहिए, और ताकि 3 साल में जब भी आपकी पुरानी साइकिल पूरी हो, आपको कभी जरूरत हो, तो आप उससे पैसा निकाल सकते हैं। कोई बहुत ज्यादा आपको एक्स्ट्रा डाइवर्सिफिकेशन यहाँ नहीं मिलेगा। इससे अच्छा आप उसी रकम को किसी दूसरी कैटेगरी में निवेश करिए। जहां तक बात है आपके नए SIP की जो आप करना चाहते हैं 30,000 रुपए का, या जो भी रकम से आप 60,000 रुपए का शायद आप करना चाहते हैं, तो मेरी राय वो ही रहेगी कि आपका जो प्रू ICICI ब्लू चिप फंड है, यहाँ पर आप अपनी रकम को बढ़ाइए। अच्छा लार्ज कैप कैटेगरी का बेस्ट फंड है, यहाँ पर आप उसे बड़ा कीजिए। फ्रैंकलिन फ्लेक्सी कैप फंड, उसका आप चुनाव कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक प्रॉपर मिड कैप फंड, ईडलवाइज मिड कैप फंड का ले सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, और बंधन स्मॉल कैप फंड। ये 4 फंड मैं आपको राय दूंगा कि आप इनके अंदर में अपने एलोकेशन को बनाइए, उसे बड़ा करिए, और जो ELSS जितना आपको टैक्स की आवश्यकता है वहां से करिए। बट अन्यथा मुझे लगता है कि आपके बेटे की जो सैलरी है, वहां पर उनके PF से भी शायद उनका ATC का जो एलोकेशन होता है वो पूरा हो जाएगा। तो आप उसे देखकर ही प्लान करिएगा, जितनी आवश्यकता हो उतना ही प्लान करिएगा। चलिए, तो ये सलाह दी गई है आपके प्लानिंग को लेकर। तमाम डिटेल्स आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, कितना एक्यूमुलेशन आप कर पाएंगे या कितना SIP अमाउंट आपको लगेगा अपने गोल को हासिल करने के लिए। लेते हैं अगला सवाल। एक ईमेल के थ्रू हमें सवाल भेजा है एक निवेशक ने। इंटरेस्टिंग यह है कि निवेशक ने अपना नाम नहीं बताया है। सवाल हालांकि इनका ले लेते हैं। 7 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं और उस पर इनका सवाल है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 6,500 इनफैक्ट सभी फंड्स में 6,500 ईच डाल रहे हैं, और लगभग इनके पास 9 फंड्स हैं। कौन से ये 9 फंड्स हैं? निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, ICICI प्रू ब्लू चिप, मोतिलाल ओसवाल मिड कैप, HDFC फोकस 30, मोतिलाल ओसवाल फंड्स ऑफ फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, निपॉन मल्टी कैप, ICICI वैल्यू डिस्कवरी और SBI कॉन्ट्रा। तो ये फंड्स हैं इनके पास, और जो इनका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उस पर ही राय लेना चाहते हैं। 7 इयर्स के पर्सपेक्टिव से जानना चाहते हैं कितना एक्यूमुलेशन ये कर पाएंगे इन 7 इयर्स। क्या सजेशन? जी दीपाली जी, तो देखिए 58,500 रुपए के आसपास की SIP है, अगर मैं ठीक से देख पा रहा हूं तो। और अगर मैं इस पे 12% की रेट अज्यूम करूं तो 7 साल में ये करीब 77 लैक्स के आसपास का पोर्टफोलियो जुटा लेंगे। अब इनका लक्ष्य अगर 1 करोड़ का है, तो अगर ये 10% से अपने सिप को स्टेप अप करेंगे तो आसानी से अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे 7 साल में। या फिर अपने जो SIP की रकम है उसे 58,500 से थोड़ा सा अगर बढ़ा दें, 75 के आसपास ले जाएं, तब भी ये अपने लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेंगे। राइट, तो ओवरऑल देखिए फंड सिलेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा। काफी बेहतरीन फंड सिलेक्शन इन्होंने किया है, बहुत अच्छे स्कीम्स इन्होंने अपने पोर्टफोलियो के लिए चुने हैं। तो वहां मुझे कोई क्या बोलते हैं कि कुछ बदलाव की ज्यादा आवश्यकता नहीं लग रही है। आपने पोर्टफोलियो को अच्छे से बैलेंस भी कर रखा है, तो आपको वहां पर भी कोई ज्यादा नए एडिशंस करने की जरूरत नहीं है। आपने मिड कैप फंड ले रखा है, स्मॉल कैप ले रखा है, प्योर लार्ज कैप, फोकस्ड, FOF मैं समझता हूँ आपने शायद इंटरनेशनल एलोकेशन कर रखा है, और मल्टी कैप, वैल्यू और कॉन्ट्रा। आपने सारी थीम्स को, सारे मार्केट कैपिटलाइजेशंस को अच्छे से कवरेज दिया है। डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, सब कुछ आपने कवर किया है, तो कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है। आप जब अपने SIP की रकम को बढ़ाना चाहें या कुछ नया स्कीम अगर आप शामिल करना ही चाहें, तो बस एक ही चीज की कमी है आपके पोर्टफोलियो में, वो है कि आपके पोर्टफोलियो में कहीं भी कोई पैसिव एलोकेशन नहीं है। तो अगर आगे चलकर आप किसी अच्छे पैसिव फंड को, किसी अच्छे इंडेक्स फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहें, तो उसे भी आप कर सकते हैं। अन्यथा पोर्टफोलियो में किसी भी बदलाव की कोई आवश्यकता नहीं। चलिए, तो ये सलाह दी गई है आपके पोर्टफोलियो को लेकर। 7 साल में जो आपकी SIP है, आप 77 से 78 लाख के बीच कमा सकेंगे। अगर 1 करोड़ लेना चाहते हैं इस पोर्टफोलियो से, तो हर साल 10% स्टेप अप कीजिए। पोर्टफोलियो आपका सही है, इन्वेस्टेड रहिए, टाइम टू टाइम अपने इस पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहें। चलिए, रुकने हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। लौटेंगे तो कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे शामिल। जल्द वापस आते हैं। को करते हैं शामिल। आकांक्षा ने एक सवाल भेजा है हमें ईमेल के थ्रू कनाडा से। इनका सवाल यह है कि अभी म्यूचुअल फंड्स में लमसम इन्वेस्टमेंट करना कैसा रहेगा, पहला सवाल। दूसरा, ये निवेश के लिए फिलहाल 10 लाख का ये डिप्लॉयमेंट करना चाहती हैं। और तीसरा सवाल, NRI है ये क्योंकि, तो उस सुझाव, उस हिसाब से
ये फंड ऑप्ट करना चाहते हैं, तो बताइए क्या सजेशन इनके लिए? जी तो देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मामला है दीपाली जी। तो यहाँ पर आप अगर कनाडा में रहते हैं, मुझे ये नहीं पता कि आपका सिटीजनशिप स्टेटस क्या है, बट एनआरआई हैं आप, तो अगर आप यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इन कंट्रीज में रहते हैं, वहाँ के ग्रीन कार्ड होल्डर है जो कि यूएस में होता है, या फिर कनाडा में रहते हैं पर आप एनआर है या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, तो आपके लिए जो निवेश के रूल्स हैं वो इतने फ्लेक्सिबल नहीं है। बहुत कम एएमसीज हैं जो कि यूएस और कैनेडियन रेसिडेंट इंडियंस को निवेश करने के लिए अलाउ करती हैं। तो काफी सारी एमसीज ने ये निवेश रेस्ट्रिक्ट कर रखे हैं। इसका मतलब कि आप उन एमसीज में निवेश कर ही नहीं सकते हैं। दूसरी बात ये कि बहुत सारी एमसीज ऐसी हैं जो आपको निवेश तभी करने देती है जब आप फिजिकली इंडिया में हो और आप फिजिकल इंस्ट्रक्शंस इंडिया में रहकर आप उन्हें दे रहे हो। कुछ ही एमसीज ऐसी हैं जो डिजिटली आपको निवेश करने की अनुमति देते हैं, बट वो अनुमति तब होती है जब पहला निवेश फिजिकल जा चुका हो, तब आप डिजिटली उनमें उसी फोलियो में नया निवेश कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ एमसीज हैं यूटीआई, सुंदरम, क्वांट, निपॉन, नवी एंड एक्सिस। ये लिस्ट जो है वो थोड़ी सी चेंज होती रहती है, रूल्स थोड़े चेंज होते रहते हैं। तो मेरी राय यही रहेगी अक्षांश कि आप जो भी आपके डिस्ट्रीब्यूटर, सलाहकार, आपके मनी मैनेजर हैं, उनसे एक बार अच्छी तरह से समझ के कि कौन सी स्कीम्स अलाउड है, किन फंड हाउसेस में आप आराम से निवेश कर सकते हैं, डिजिटली कौन कौन आपको उपलब्ध है, कौन कौन आप किस में निवेश के लिए आपको फिजिकली इंडिया में होना पड़ेगा, वो सब जान के समझ के फिर ही करिएगा। एनआर होने के कारण आपके पास दो विकल्प हैं, आप एनआरओ अकाउंट से इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप एनआरई अकाउंट से कर सकते हैं। अगर आप एनआरई से निवेश करेंगे तब वो पैसा रिपैट्रिएबल है, आप उस पैसे को बाहर भी ले जा सकते हैं। पर अगर आप एनआरओ से करेंगे तो वो पैसा रिपैट्रिएबल नहीं होता है। इन सब के भी थोड़े से अलग नियम और कायदे होते हैं, उन्हें भी आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। जहां तक बात है आपके पोर्टफोलियो की, तो हमने कोशिश की है कि आपको उन स्कीम्स का नाम दे पाए जो कि आपके परव्यू में अलाउड है। तो यहाँ पर आप नावी का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ले सकते हैं, आप यूटीआई का निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड ले सकते हैं, एक्सिस का प्योर मिड कैप फंड एंड निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड। ये चार स्कीम आपको एक अच्छा कवरेज दे देगी लार्ज कैप, लार्ज प्लस मिड कैप और स्मॉल कैप क्षेत्र का, और ये चारों ही अलाउड हैं यूएस और कैनेडियन निवेशकों के लिए भी। तो पर सोच समझ के देख के निवेश करिएगा, ये थोड़ा बारीकी वाला काम है गिवन योर डोमिसाइल राइट। ओके, चलिए, तो आपको डिटेल्स बताए गए हैं, फंड्स के नेम भी सजेस्ट किए गए हैं, और क्योंकि आप कनाडा में बेस्ड हैं तो उसके हिसाब से भी क्या चॉइसेस आपके पास हो सकती है अगर आप सिटीजन हैं, वो भी तमाम डिटेल्स आपको बताई गई हैं मोहित के थ्रू। बात करते हैं एक और क्वेरी की। लोकेश ने एक सवाल भेजा है हमें ईमेल के थ्रू। 20 इयर्स में 1 करोड़ का टारगेट है, 15% स्टेप अप ये करने के लिए तैयार हैं, पोर्टफोलियो पर सुझाव चाहिए। मैं एज्यूम करके ये चल रही हूँ कि इन्होंने शायद ये पोर्टफोलियो क्रिएट किया नहीं है, करना चाहते हैं, जिसमें एसबीआई स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ 1700 पर मंथ, 1000 each Motilal Oswal large and mid cap and HDFC retirement savings equity and 500 in Motilal Oswal mid cap direct growth। तो बताइए, ये इनका अगर मान के चले एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है 17%, 15% माफ कीजिए स्टेप अप करते हैं, तो 20 इयर्स में 1 करोड़ कितने लाइकली हैं? जी देखिए, अगर 12% की ग्रोथ रेट अज्यूम करूं और एसआईपी की ये रकम को मैं अज्यूम करूं जो कि करीब 5100 के आसपास है, तो ये करीब 83 लाख रुपए की रकम आसानी से जुटा लेंगे। 15% का स्टेप अप अगर ये करते हैं तो 20 साल में ये इस रकम के आसपास पहुंच जाएंगे। मंथली सिप को अगर ये बढ़ाकर 5100 पर ले जाएं तब ये 1 करोड़ की रकम जुटा पाएंगे 20 साल के अंदर में। जहां तक पोर्टफोलियो का सवाल था, एक बार अगर आप स्कीम के नाम वापस बता दें दीपाली जी तो मैं देख लूंगा कि मेरे पास में है नहीं ये स्कीम। ओके, इनके पास है एसबीआई स्मॉल कैप फंड 1700 पर मंथ, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप 1000 पर मंथ, एचडीएफसी रिटायरमेंट सेविंग्स इक्विटी 1000 पर मंथ और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप डायरेक्ट ग्रोथ 500 पर मंथ। जी, एक अच्छी बात यह है लोकेश जी के पोर्टफोलियो में कि यहाँ पर मैं डायरेक्ट प्लान्स देख रहा हूँ। मुझे काफी खुशी होती है देखकर जब निवेशक इतने जागरूक होते हैं कि वो डायरेक्ट प्लान्स में निवेश कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। फंड का जो एलोकेशन है वो थोड़ा मिड एंड स्मॉल कैप की तरफ टिल्टेड है। मेरी राय यही रहेगी कि आप एक अच्छा लार्ज कैप फंड भी, प्योर लार्ज कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। दैट कुड बी प्रू आईसीआईसीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, एंड उसी के साथ आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सा बैलेंस्ड हो जाएगा। अदरवाइज इट्स अ गुड पोर्टफोलियो, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके,
चलिए, तो ये रही आपके पोर्टफोलियो पर राय और आपकी गोल पर भी, जैसे मोहित ने बताया, आप इन्वेस्टेड रहिए। एसआईपी अमाउंट तो बहुत ज़्यादा लगेगा, आप धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो भी 80-83 लाख के आसपास का एक्यूमुलेशन कर पाएंगे। चलिए, थैंक यू मोहित शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को सॉर्ट करने के लिए। मोहित गांग के कुछ टॉप 4 फंड्स हैं, वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नोट कर लीजिए उन फंड्स को अगर आप मोहित की चॉइस के हिसाब से पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर है मोहित की टॉप पिक्स। थैंक यू मोहित शो में आने के लिए और अपने व्यूज देने के लिए। इसी के साथ यौमनी में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।